आवर न्यू चैप्टर, न्यू क्लास है, जेनेटिक्स का पढ़ रहे हैं हम, रिवीजन कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन चल रहा है, माइंड मैप चल रहा है जैसा कि आपको पता ही है। और आज जो है हम मेंडेल के दूसरे और तीसरे लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं मेंडेल जी का, जो फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि कोई भी जनरेशन में अगर डोमिनेंट होगा तो वही क्या करेगा, अपने आप को अपीयर करेगा, अपने आप को फिजिकली अपीयरेंस दिखाई देगा। लेकिन उसके एक्सेप्शन हमने पढ़े हैं, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आज हम चलते हैं, हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडेल का लॉ है ये लॉ क्या कहता है कि जो दो कॉम्बिनेशन होंगे वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या कर सकते हैं, आगे अगली नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इससे पहले सेकंड लॉ है सेग्रीगेशन का। सेग्रीगेशन लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी दो गैमीट है, सपोज करो एक्स एक्स है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाने से पहले दोनों एक्स को क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। यानी गैमीट की प्योरिटी का लॉ है ये, जो गैमीट की प्योरिटी को दिखाता है, बताता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये थ्योरी दी थी हमारे साइंटिस्ट का नाम है बाय सटन एंड बॉवेली। साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सटन ऑफ बॉवेली। इस क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर्स जाते हैं, ट्रेट्स जाते हैं, तो उनमें जो जीन होंगे वो किसके अंदर जाएंगे, जीन होंगे डीएनए में जाएंगे, डीएनए डांस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। तो एक पेरेंट से प्रोजेनी में जो जीन का ट्रांसफर होगा, कैरेक्टर ट्रेट्स का ट्रांसफर होगा, वो क्रोमोसोम के जरिए होगा। ये थ्योरी ये बताती है। फिर है इन 1900 हुगो डीवेरिस, कॉलफॉरेंस, वॉन टी शर्मा, इन्होंने मेंडेल के लॉ को, तीनों जो लॉ थे वो उनको डिस्कवर किया था, रीडिस्कवर किया था, सेम कंक्लूजन पे पहुंचे थे और तब जाके कहीं मेंडेल जी को पहचान मिली थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अप्रोक्स 15-16 ईयर बाद की बात है ये देखो कि मेंडेल जी कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। उनके 15-16 साल बाद, उनकी मृत्यु के 15-16 साल बाद उनके काम को पहचान मिली। तो मैं कहती हूँ अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जाया चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। कभी ना कभी आपको उसमें फेमस होंगे, कभी ना कभी आपको वहाँ पे पॉपुलैरिटी या फिर प्रसिद्धि जरूर मिलेगी, कभी ना कभी आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती। फिर है हमारा सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने बताई है, प्योरिटी ऑफ गैमेट से रिलेटेड है। कोई जो गैमेट है उन्हें अलग अलग होना पड़ेगा, कोई गैमेट लिंक नहीं होगा, ये मेंडेल जी ने कहा था। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे, लिंकेज। इसके बाद है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कैरेक्टर कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन। जब एक ही कैरेक्टर को 3 या 3 से ज्यादा जीन क्या करें, कंट्रोल करें। जैसे अगर एग्जांपल समझ ले हम, नॉर्मली अब शादियों का सीजन चल रहा है, हाँ आपको ही कह रही हूँ, शादी में घूम रहे थे ना बहुत, अब शादियों का बहुत सीजन चल रहा है। तो यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई नई नवेली कोई लड़की नई फैमिली में जाती है शादी होने के बाद, तो बहुत सारी सास है, नंद है, जेठानी, देवरानी, सब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो एक अकेली लड़की को कितने सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ये आप अपने को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। नॉर्मल वे में आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है, वुमेन हाइट है, हाइट हमारी किसी की 5.2 है, 5.6 है, इस तरह से। तो हाइट का भी बहुत सारा रेशो है, लेकिन उसको जो है कंट्रोल कर रहे हैं 3 से ज्यादा जीन। स्किन कलर है, आपने देखा होगा फेयर एंड लवली में जो स्ट्रिप आती है, पट्टी आती है, वो कितना गोरा है, कितना डार्क है, इस तरह से। तो ये भी क्या है, बहुत सारे जीन जो है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, स्किन कलर को। इसके बाद बात आ जाती है पैलियोट्रॉपी। पैलियोट्रॉपी का मतलब क्या है, जब मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ बाय सिंगल जीन, एक अकेला जीन मल्टीपल काम करे, इसे हम कहेंगे प्लियोट्रॉपी। एग्जांपल है स्टार्च सिंथेसिस करना, शेप और साइज। जैसे जैसे स्टार्च सिंथेसिस होगा किसी भी सीड में या स्पेशली मटर के सीड में, तो वो उसकी शेप और साइज अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को ले रहे हैं और प्लियोट्रॉपी में
बहुत सारे एक्सप्रेशन को एक जीन शो कर रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसके बाद है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन मेंडेल के सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या है, ये एक्सेप्शन है। लिंकेज को सबसे पहले बताया था टी.एच. मॉर्गन ने, और टी.एच. मॉर्गन को जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ड्रेसोफिला मेलानोगास्टर, और ये क्या थी, ये फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी जिसे कहते हैं, फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी। उन्होंने इसको चूज किया था। मेंडेल के जितने भी वहां पे एक्सपेरिमेंट थे उनको करने के लिए उन्होंने क्या किया, ड्रेसोफिला मेलानोगास्टर को चुना और उन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को दिया। लिंकेज क्या है, इन्होंने बताया कि कोई भी गैमेट जब आगे जाएगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा जीन या कैरेक्टर जो है एक साथ भी जा सकते हैं, वो ये इस बात को कह रहे हैं। तो अब हम वही सेम क्वेश्चन आता है जैसे मटर के लिए क्वेश्चन आया था कि वाई मेंडेल चूज पी प्लांट, तो अब हमें कह रहे हैं वाई मॉर्गन चूज ड्रेसोफिला मेलानोगास्टर। क्यों चूज किया, क्यों, एक तो ये इजीली अवेलेबल है, दूसरा इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल और फीमेल को इजीली पहचान सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, और हम लैब में इजीली इसको ग्रोथ करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, मॉर्गन जी ने क्या चूज किया, ड्रेसोफिला मेलानोगास्टर। तो उन्होंने यहाँ पे ड्रेसोफिला मेलानोगास्टर में बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज पे क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब बॉडी कलर इन्होंने ब्राउन लिया जो कि डोमिनेंट था, और येलो लिया जो कि रिसेसिव था। आई कलर इन्होंने रेड लिया जो कि डोमिनेंट था, और व्हाइट लिया जो कि रिसेसिव था। विंग साइज इन्होंने लार्ज लिया जो कि डोमिनेंट था, और मैन्यूचर यानी छोटा लिया जो कि क्या था, रिसेसिव था। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे ही रिकॉम्बिनेशन कराया तो उसमें देखा इन्होंने कुछ जीन एक साथ भी आगे जा रहे हैं जो एक साथ एक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, यही था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब दोबारा से सेम कॉम्बिनेशन करना। एक छोटे से एग्जांपल से समझो, लिंकेज का मतलब है साथ साथ रहना। जैसे 2 दोस्त होते हैं, हाँ, जैसे 2 दोस्त होते हैं वो साथ साथ रहते हैं, वॉशरूम जाएंगे तो साथ जाएंगे, डांट खाने जाना है तो साथ जाएंगे, लंच करेंगे तो साथ जाएंगे। तो ये काम भले ही एक को है लेकिन दूसरा उसके साथ साथ रहेगा, ये एग्जांपल है लिंकेज का। तो लिंकेज में क्या है, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। जो डोमिनेंट है वो साथ में रिसेसिव को ले सकता है, हेटेरोजाइगस हो सकता है, लेकिन रिसेसिव कैसा होगा, होमोजाइगस ही होगा। अब सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब मेल या फीमेल का पता करना, इसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। 19 नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1891 में फर्स्ट सबसे पहले इंसेक्ट में इसको स्टडी किया। वुमेन और ड्रेसोफिला में जो XX होगा वो फीमेल क्रोमोसोम को या फीमेल को सेक्स को डिटरमाइन करेगा, XY मेल को करेगा। और नेक्स्ट जनरेशन मेल होगी या फीमेल वो डिपेंड करेगा हमारे मेल के क्रोमोसोम पर। फिर है इंसेक्ट में भी सेम है, जो फीमेल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे XX से, और जो मेल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे XO से। यानी ये यहाँ पे होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है, और हेटेरोजाइगस पे ही डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन में फिर जो फीटस है या चाइल्ड है या एनिमल्स है ऑर्गेनिज्म में वो मेल होगा या फीमेल। फिर है बर्ड्स में ZZ जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ZZ जो कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ZW जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फीमेल ही क्या करती है यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन करती है। फिर है हनी बी जो है पता है हनी बी के बारे में आपको कि इसमें जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होगी और जो मेल होगा ड्रोन वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं म्यूटेशन क्या होता है, जब कोई भी एक जीन जो है म्यूटेट हो जाए, अपना काम ना करे प्रॉपर और उसकी जगह दूसरा कोई केमिकल बन जाए, तो चेंज हो जाए किसी भी जेनेटिक मटेरियल में। और ये चेंजेस जो है माइन्यूट से चेंजेस भी आगे जाके क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और कोई डिजीज कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की
जगह वैलिन बन जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है वैलिन का। और इस वजह से क्या होता है, जो आरबीसी हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं। बाइकोन क्या होती है ना हमारी आरबीसी, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है ये। फिर है डिजीज, कौन कौन सी डिजीज होती है। एक होती है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल मतलब जो हमारी सोमेटिक सेल में चेंज आएगा उनमें होंगी। ये डोमिनेंट हो सकती है। डोमिनेंट कब हो सकती है, या तो होमोजाइगस हो या फिर हेटेरोजाइगस हो। तो वो डोमिनेंट होगा, बीमारी होने के चांसेस 90% है। और रिसेसिव कब होगा, जब यहाँ पे केवल होमोजाइगस हो। ठीक है, तो फिर दूसरी है सेक्स लिंक डिजीज। सेक्स लिंक डिजीज जो है मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। जो सेक्स लिंक डिजीज में है एक्स यानी फीमेल क्रोमोसोमल वाली जो डिजीज है उनमें उन्हें क्रिस क्रॉस पैटर्न पे आधारित होती है। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब है अगर मेल को यानी फादर को कोई डिजीज है तो वो अपने बेटे को नहीं देंगे बीमारी, नेक्स्ट जनरेशन में वो बीमारी जाने के चांसेस किसके होंगे, इसके चांसेस होंगे लड़की के। और अगर मदर को यही बीमारी है तो मदर अपनी जो है वही बीमारी बेटी उसमें कैरियर हो जाएगी और बेटे को वो बीमारी वो ट्रांसफर कर देगी। तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न पे चलने वाली डिजीज है। और ये जो है इन डिजीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी डिजीज है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिजीज इसमें इन्वॉल्व होती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये जेनेटिक्स का बहुत ही लेंथी चैप्टर है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें मतलब एक लो कुछ कह रहा है, दूसरा लो कुछ कह रहा है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन से यहाँ काम नहीं चलने वाला। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। कंटिन्यू तैयारी करें।